नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ का आज हम यहाँ पे 87वां पार्ट कवर करेंगे। आज की वीडियो में भी हम उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में देखेंगे और इन प्रश्नों को ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपने इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ का मेला किस नदी के तट पर लगता है? इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है। जो आपका सोमनाथ का मेला है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। ठीक है, किस जनपद में लगता है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के अंदर जो मासी क्षेत्र है यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। यह मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो आपसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? आप बताएंगे अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में। क्यों प्रसिद्ध है? पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध सोमनाथ मेला। ये किस नदी के तट पर लगता है? सही आंसर है, यह मेला रामगंगा नदी के तट पर लगता है। अगर पर्टिकुलर रामगंगा की बात की जाए तो आपका ये पश्चिमी रामगंगा के तट पर लगता है आपका जो ये सोमनाथ मेला है। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए महीना अगर पूछेगा तो वैशाख महीने में ये मेला लगता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? टिहरी के अंदर आधुनिक किसान आंदोलन का जनक गोपाल सिंह राणा को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन के दौरान गोपाल सिंह राणा के द्वारा टिहरी में वन आंदोलन चलाया गया था, इसीलिए इनको आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान टिहरी में वन आंदोलन किसने चलाया था? गोपाल सिंह राणा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? देखिए, तराई क्षेत्र का जो आपका पहला समाचार पत्र था इसका नाम था जन जागृति। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ये जो जन जागृति पत्र है ये आपके काशीपुर से आता था। आप जानते हैं जो उधम सिंह नगर का मैक्सिमम इलाका है वो तराई भाबर के इलाके में आता है। ठीक है, जिसमें आपका ये काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर ये पड़ते हैं। तो तराई क्षेत्र का पहला समाचार पत्र, इसका नाम क्या है? जन जागृति। ये आपके काशीपुर से आता था। 1955 में इसकी शुरुआत होती है और इसके संपादक कौन थे? हरीश ढोंडियाल इसके संपादक थे। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला पत्र कौन सा है? जन जागृति। कहां से आता था? काशीपुर से। तराई का पहला पत्र है और 1955 में ये शुरू हुआ। अगर हम यहाँ पे अन्य पत्रों की बात करें, पर्वत पुत्र समाचार पत्र की बात करते हैं तो ये आपके उधम सिंह नगर से ही आता था। किच्छा से ये समाचार पत्र आता था, 1992 में शुरू हुआ। चौराहा समाचार पत्र की बात करें, ये भी आपके काशीपुर से आता था। यह समाचार पत्र 1960 में शुरू हुआ। और बिगुल समाचार पत्र की बात करें तो ये भी काशीपुर से आता था। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। तो ये सब जो आपको वर्ष हैं इनको याद रखना और इनकी लोकेशन पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली, बताइए पर्वत पुत्र समाचार पत्र कहां से आता था? तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये किच्छा से आता था, बाकी के तीनों आपके काशीपुर से आते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध स्थल पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, जो प्रसिद्ध स्थल है पंचेश्वर ये आपके चंपावत में है। ठीक है, और ये कौन सी नदियों के संगम पर है? तो ये आपके काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। तो पंचेश्वर किन किन नदियों के संगम पर है? काली और सरयू नदी के संगम पर है। ये फेमस क्यों है? तो यहाँ पर जो चौमुहू देवता हैं, जिन्हें चामू देवता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चौमुहू देवता या चामू देवता, तो इनका एक मंदिर है यहीं पर पंचेश्वर में। और ये जो चामू देवता हैं, जिनको चौमू देवता भी कहते हैं, इनको पशुओं का रक्षक देवता माना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे 2 तरीके के बनेंगे। पहला, पशुओं का रक्षक देवता किसको मानते हैं? चौमू देवता या चौमुहू देवता को। ठीक है, दूसरा प्रश्न, जो इनका मंदिर है वो कहां पर है? पंचेश्वर में है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो मंदिर है यहाँ पर चौमू देवता का, ये बेसिकली भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, कहां पर है? पंचेश्वर में। और पंचेश्वर कहां है? काली और सरयू के संगम पर है। नेक्स्ट है हमारा,
राजी जनजाति को आदिम जनजाति किस वर्ष घोषित किया गया था? देखिए, राजी जनजाति को आदिम जनजाति ये घोषित किया गया था आपका 1975 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें जनजातियों की, पहले हम जनजातियों की बात करते हैं और फिर आदिम जनजाति पर आएंगे। देखिए, शुरू से पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से। 1965 में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था लोकर समिति। ठीक है, लोकर समिति कब बनी? 1965 में। इसी समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा 1967 में उत्तराखंड की जो 5 जातियां थी, ठीक है, उत्तराखंड से जो 5 जनजातियां थी उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। ठीक है, 5 जो यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, जनजाति रहती थी, जिसमें आपके जौनसारी थे, जिसमें आपकी थारू थी, जिसमें आपकी भूटिया थी, जिसमें आपकी बोक्सा थी और जिसमें आपकी राजी थी। तो इन 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब दिया गया? 1967 में। किसकी सिफारिश पर? लोकर समिति, जो बनी 1965 में। ठीक है, इन्हीं 5 में से जो 2 जनजातियां हैं, बोक्सा और राजी, इन दोनों को राज्य में आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जनजाति का दर्जा 5 को है, लेकिन आदिम जनजाति का दर्जा केवल 2 को है। एक आपकी बोक्सा जनजाति और एक राजी जनजाति। बोक्सा जनजाति को जो ये दर्जा दिया गया ये 1981 में दिया गया और राजी जनजाति को 1975 में। तो यही तो आपसे पूछा हुआ था कि राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला? 1975 में मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गोरखा शासन के समय पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? देखिए, गोरखा काल में कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे, किस व्यक्तियों से लिए जाते थे, उनके ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना है जिसमें हमने गोरखा काल के सभी टैक्सों के बारे में बात करी है। साथ ही हमने चंद काल के भी जितने भी टैक्स थे उनको भी कवर किया है, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड टॉपिक वाइज में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप गोरखा टैक्स लिखिए और जीके ट्रैकर पीछे सर्च करिए, आपको वो वीडियो सिंगल मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें, प्रश्न पे आते हैं कि जो पहाड़ी पशुचारक होते थे गोरखा शासन काल में, इनसे जो टैक्स लिया जाता था उसे दोनिया टैक्स बोला जाता था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, टान कर की बात करें तो ये कर जो होता था यह एक कपड़ा कर होता था, जो कि हिंदू और भूटिया यहाँ पे जो बुनकर होते थे। ठीक है, बेसिकली टान कर जो होता था ये बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, टीका भेंट की बात करें तो शुभ अवसर यानी कि शादी के समय, उनके समय में टीका भेंट लिया जाता था। ठीक है, और मिझारी कर की बात करें तो यह कर कामगारों से लिया जाता था। ठीक है, कामगार या जो शिल्पकर्मी होते थे उनसे मिझारी टैक्स लिया जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए एक और टैक्स भी था गोरखा काल का जो पेपर में पूछा भी गया था, पुंगाड़ी टैक्स। तो पुंगाड़ी ये भूमि पर लगता था, भूमि टैक्स था ये। ठीक है, और ये जो सैनिक होते थे गोरखा काल में उनकी जो तनख्वाह दी जाती थी वो इसी में से दी जाती थी, जो ये पुंगाड़ी टैक्स होता था। आपको पूछा जा सकता है कि गोरखा काल में सैनिकों के वेतन के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था या उनका वेतन किस टैक्स से दिया जाता था? तो पुंगाड़ी टैक्स थे। ठीक है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? देखिए, लघु हिमालय इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय आपका ये किस किस के बीच में है? तो ये आपके शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। लघु हिमालय किस किस के बीच है? शिवालिक और महा हिमालय के बीच में है। अगर हम इससे जुड़े हुए कुछ फैक्टों की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर जो लघु हिमालय है, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये आपका 1200 से लेकर 4500 मीटर तक का जो क्षेत्र है वो लघु हिमालय में ही आता है। ठीक है, लघु हिमालय का फैलाव उत्तराखंड के कितने जिलों में है? तो इसका फैलाव उत्तराखंड के 9 जिलों में है। कौन कौन से ये 9 जिले हैं? तो आपका चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून। तो यहां पर आपका लघु हिमालय का फैलाव है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। किस किस के बीच है? शिवालिक और महा हिमालय। महा हिमालय को मुख्य हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, उच्च हिमालय भी कहते हैं। तो यहां पर आपको अगर कोई दूसरा नाम भी देता है तो आपको देखना है सारे नाम महा हिमालय के हैं। ठीक है, प्रमुख हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, उच्च हिमालय, वृहद हिमालय, सब किसके नाम है? महा हिमालय के। उत्तराखंड की भौतिक संरचना के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने उत्तराखंड का जो पूरा भौतिक संरचना है, जितने ये अलग अलग प्रकार के हमने जो
पार्ट्स हैं हिमालय के, इनको हमने वहां पे डिटेल में कवर किया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पिथौरागढ़ से अलग करके चंपावत का निर्माण कब किया गया था? देखिए चंपावत का निर्माण किससे अलग होकर किया गया? पिथौरागढ़ से, और यह किया गया था 15 सितंबर 1997 को चंपावत जिले का गठन किया गया था। और किससे इसे अलग किया गया? पिथौरागढ़ जिले से इसे अलग किया गया। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए चंपावत पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था, ठीक है, चंपावत पहले अल्मोड़ा जिले में पड़ता था, लेकिन 1972 में चंपावत को पिथौरागढ़ में शामिल कर दिया गया। कब शामिल किया पिथौरागढ़ में इसे? 1972 में। और 15 सितंबर 1997 को चंपावत को एक स्वतंत्र जिला यहां पर बना दिया गया। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पहले अल्मोड़ा में था, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ में 1972 में गया, और 1997 15 सितंबर को इसको एक नया जिला बना दिया गया। अगर हम चंपावत का क्षेत्रफल देखें तो चंपावत का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा जिला है उत्तराखंड का, आपको इसका एरिया भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ था? देखिए उत्तराखंड के अंदर जो नया पुलिस एक्ट है ये कब लागू किया गया? ये लागू किया गया वर्ष 2008 में, ठीक है। ये एक्ट आया कब था? ये एक्ट विधानसभा के द्वारा पारित हो गया था 2007 में, ठीक है। एक्ट कब आया था? 2007 में। लेकिन जो राज्यपाल थे उनके द्वारा मंजूरी मिलेगी तभी ये कानून बनेगा। इसको मंजूरी मिली जनवरी 2008 में, और जनवरी 2008 यानी 4 जनवरी 2008 को ये एक्ट लागू हुआ था। तो ये एक्ट कब लागू हुआ? जनवरी 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लोहसर और सुरगेन नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लोहसर और सुरगेन ये किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? सही आंसर है हमारा जाड़ जनजाति के। जाड़ जनजाति आप जानते हैं भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है। जाड़ भोटिया के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरकाशी में ये अधिक निवास करते हैं और ये अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। और जो जाड़ भोटिया होते हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको जाड़ भोटिया से याद रखना है। इनके जो प्रमुख त्योहार हैं लोहसर और सुरगेन, इन्हीं के प्रमुख त्योहार हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है जाड़ भोटियाओं को लेकर कि जाड़ भोटिया की जो भाषा है उसे क्या कहते हैं? जो इनकी बोलचाली भाषा है उसे रोम्बा कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में गौ रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इनमें से आपने बताना है कि गौ रक्षणी सभा इसका गठन कहाँ पर किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। दोनों क्वेश्चन आपसे बनते हैं। जो गौ रक्षणी सभा है ये आपके 1907 के करीब बनी थी, ठीक है। 1907 के आसपास ये बनी हुई है। 1907 ही आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और इसको बनाया किसने था? तो धनीराम शर्मा के द्वारा गौ रक्षणी सभा का गठन किया गया था, ठीक है, धनीराम शर्मा। और कहां पर इन्होंने ये सभा बनाई थी? तो ये इन्होंने कोटद्वार में बनाई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। गौ रक्षणी सभा कोटद्वार में 1907 धनीराम शर्मा के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। इसमें ये जो गायों की रक्षा के लिए ये अपने खर्चे पर, जो धनीराम शर्मा थे ये अपने खर्चे पर दूर दूर तक जाते थे, गांव-गांव में जाते थे और लोगों को गाय का महत्व बताते थे कि गाय का महत्व क्या है, आप गाय से कितना आपको लाभ होता है। तो ये सब काम कौन करती थी? गौ रक्षणी सभा, जिसका गठन किसने किया? पंडित धनीराम शर्मा के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, बिना पीएचडी के डीलेट की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? देखिए बहुत अपवाद है इसमें ये, क्योंकि ज्यादातर जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, डीलेट की उपाधि मिलती है, वो आपको पीएचडी करने के बाद मिलती है। लेकिन राज्य के ऐसे व्यक्ति जिनको बिना पीएचडी के डॉक्टर की उपाधि यहां पर दी गई, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ऑप्शन डी, डॉक्टर शशिधर शर्मा इनका नाम है। संस्कृत के ये टीचर थे। संस्कृत के ये एकमात्र ऐसे टीचर हैं, देश के पहले टीचर हैं जिनको संस्कृत के लिए जो नेशनल अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स दिया गया था 1985 में, ठीक है। एक राष्ट्रीय अवार्ड है और इनको ये संस्कृत के लिए दिया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है कि संस्कृत के लिए राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले भी ये देश के पहले टीचर थे, ठीक है। तो डॉक्टर शशिधर शर्मा बिना पीएचडी के डीलेट की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। इन्हीं को, जो ये डॉक्टर शशिधर शर्मा हैं, ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने 1991 में एक उपाधि दी थी। उपाधि का
नाम था विश्व रत्न। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसे विश्व रत्न की उपाधि दी गई थी, तो डॉक्टर शशिधर शर्मा को। नेक्स्ट है हमारा, ये संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टिहरी में ठक्कर बापा छात्रावास की स्थापना किसने करी थी। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि ठक्कर बापा छात्रावास कहां पर है, तो ये आपके टिहरी में है और इसकी स्थापना टिहरी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा करी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो ठक्कर बापा छात्रावास है ये टिहरी में स्थापित किया गया था। जो विद्यार्थी होते थे अलग अलग जातियों के, तो उनके साथ जो भेदभाव होता था उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना यहां पर करी थी। अगर हम बात करें जिनके नाम पर यह बनाया गया था ठक्कर बापा, इनका क्या रोल था, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, ठक्कर बापा छात्रावास टिहरी में है, सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए जो ठक्कर बापा थे इनका वास्तविक नाम है अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ठीक है। तो ठक्कर बापा का वास्तविक नाम क्या है, अमृतलाल विठलदास ठक्कर है, ठीक है। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे, वे सभा जिसने हमारा संविधान बनाया तो उसके भी सदस्य थे ये, ठीक है। और इन्हीं को जो ये अमृतलाल विठलदास ठक्कर हैं, ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते हैं। आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है। क्वेश्चन आपको बनेगा आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं, या तो ऑप्शन में ठक्कर बापा होगा या फिर अमृतलाल विठलदास ठक्कर होगा, ठीक है। 1932 में आप जानते हैं महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ का गठन किया था, ठीक है। हरिजन सेवक संघ कब बनाया महात्मा गांधी ने, 1932 में। इसके महासचिव किसको बनाया गया था, अमृतलाल विठलदास ठक्कर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था। देखिए कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन था, इसी में जो असहयोग आंदोलन चला था उससे संबंधित प्रस्ताव आया और इसी सम्मेलन में यहां पर असहयोग आंदोलन पर चर्चा भी करी गई। असहयोग आंदोलन से कौन सा कुमाऊं परिषद का अधिवेशन जुड़ा है, तो जो इनका अधिवेशन चौथा था ये था। चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ था कुमाऊं परिषद का, इसके परिषदों को लेकर, कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चौथा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का 1920 में होता है और यह अधिवेशन इनका काशीपुर में होता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष हरगोविंद पंत इसके अध्यक्ष होते हैं। तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन 1920 में काशीपुर में हुआ, हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ और यहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया और असहयोग आंदोलन पर चर्चा भी करी गई, ठीक है। सारी बातें याद रखेंगे। 2-3 क्वेश्चन और आपसे कुमाऊं परिषद से बनते हैं। पहला, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ। कुमाऊं परिषद 1916 में बनी और ये आपके नैनीताल में बनी थी, ठीक है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में हुआ। यह अधिवेशन अल्मोड़ा में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष जयदत्त जोशी थे। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 में हुआ। यह आपके हल्द्वानी में आयोजित किया गया, ठीक है। कहां पर, हल्द्वानी में, और इसके अध्यक्ष तारादत्त गेरोला थे। कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था यह 1919 में आयोजित किया गया। कोटद्वार में यह आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। चौथा अधिवेशन हम पढ़ चुके हैं। कुमाऊं परिषद का जो पांचवा अधिवेशन था यह 1923 में हुआ। कहां पर हुआ, टनकपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं परिषद का जो अंतिम अधिवेशन था, छठा अधिवेशन, ये 1926 में रानीखेत में हुआ और इसके अध्यक्ष थे मुकुंदी लाल, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और यहीं पर 1926 में ही कुमाऊं परिषद का विलय कुमाऊं कांग्रेस में हो जाता है। तो गठन कब हुआ, 1916, विलय कब हुआ, 1926। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए, पौरव काल में बिना सिंचाई वाली भूमि को क्या कहा जाता था। देखिए पौरव वंश को भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसको देख भी चुके हैं। पौरव काल में जब पौरव वंश का यहाँ पे शासन था तो उस काल में भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक वो भूमि जो बिना सिंचाई वाली होती थी और एक वो भूमि जो सिंचाई वाली होती थी, ठीक है। 2 प्रकार हो गए। जो बिना सिंचाई वाली भूमि होती थी उस भूमि को सारी भूमि कहा जाता था और जो सिंचाई वाली होती थी, सिंचाई वाली भूमि को केदार भूमि कहा जाता था। अब इसका आंसर आप आसानी से कर देंगे। बिना सिंचाई पूछा है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यहां पे सही उत्तर होगा,
ठीक है। जो बिना सिंचाई वाली भूमि होती थी उसे सारी कहा जाता था, और जो सिंचाई वाली भूमि होती थी उसे केदार भूमि कहते थे। इसको आपको याद रखना है। अगर हम बात करें पौरव वंश की, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, पौरव वंश की जो राजधानी थी ये ब्रह्मपुर में थी। इसको भी आपको याद रखना है। पौरव वंश की राजधानी कहां पे थी? ब्रह्मपुर में थी। जब ह्वेनसांग आया तो ह्वेनसांग ने बताया कि ये जो पौरव वंश है ये पर्वतों से घिरा हुआ है, जो इसकी राजधानी है ब्रह्मपुर ये पर्वतों से घिरी हुई है, इसीलिए पौरव वंश को पर्वताकार वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा इनमें से किस वंश को पर्वताकार वंश भी कहते हैं? पौरव वंश को। ठीक है। जो ये पौरव वंश है इनके स्रोत, जो एकमात्र स्रोत है इनके इतिहास का, वो क्या है? वो इनके अभिलेख हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि जो हमने कुनिंद वंश पढ़ा है, कुनिंद वंश की इतिहास का जो एकमात्र स्रोत क्या है? उनकी मुद्रा। उसी प्रकार पौरव वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत इनका अभिलेख है। इनका एक अभिलेख मिला है अल्मोड़ा के तालेश्वर से मिला था इनका अभिलेख 1915 में, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति का गठन कब किया गया था? देखिए, शुद्ध साहित्य समिति, इसका गठन स्वामी सत्यदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसने किया था इसका गठन? स्वामी सत्यदेव ने। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया और कई बार हम इसको कर चुके हैं। तो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति किसने बनाई? स्वामी सत्यदेव ने, और यह समिति इन्होंने 1913 में बनाई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्वती कुंड कहां स्थित है? देखिए, पार्वती कुंड आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाता कि जो पार्वती ताल है ये कहां पर है, तो पार्वती ताल आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, पार्वती कुंड रुद्रप्रयाग, पार्वती ताल पिथौरागढ़। किस तीर्थ को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो सभी तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक ये कहा गया है ऑप्शन सी देवप्रयाग को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 1908 में गठित कूली एजेंसी के अंतिम सचिव कौन थे? देखिए, कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन बनता है। 1908 में इसकी स्थापना होती है। कौन इसकी स्थापना करते हैं? तो जोध सिंह नेगी के प्रयासों से इसका गठन होता है, और जोध सिंह नेगी ही इसके पहले सचिव भी थे। ठीक है, एक तो ये हो गया। हमको बताना है अंतिम सचिव कौन थे, तो पूरी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। वो जल्दी से मैं आपको दे देता हूं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको ये क्वेश्चन रटने की जरूरत ना पड़े, आपकी पूरा जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाए। देखिए, 1908 में जोध सिंह नेगी के द्वारा कूली एजेंसी की स्थापना की जाती है। पौड़ी में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहां पर था? पौड़ी में। कौन बनाते हैं? जोध सिंह नेगी। यही इसके पहले सचिव भी थे। इसके अध्यक्ष कौन होते थे कूली एजेंसी के? ये तो सचिव की हम बात कर रहे हैं, अध्यक्ष भी तो कोई होता होगा। तो जो कुमाऊं का डिप्टी कमिश्नर होता था वही इसका अध्यक्ष होता था। तो जब इसका गठन हुआ 1908 में, उस समय डिप्टी कमिश्नर था स्टोवल, तो यही इसका अध्यक्ष था। ठीक है, इसके बाद जब जोध सिंह नेगी ने इस पद से इस्तीफा दिया, जब इन्होंने यहां से हटे, दूसरे सचिव कौन बने कूली एजेंसी के? दूसरे सचिव बने तारादत्त गैरोला। ठीक है, लेकिन तारादत्त गैरोला भी 1917 में इस पद से हट गए, और फिर कौन बने इसके अध्यक्ष? सालीग्राम सिंह इसके अध्यक्ष बने। इन्हीं को कहीं कहीं पर साली सिंह भी लिखा गया है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो कूली एजेंसी जो 1908 में बनी, इसके अंतिम अध्यक्ष, अंतिम सचिव कौन थे? सालीग्राम सिंह। पहले सचिव जोध सिंह नेगी, दूसरे सचिव तारादत्त गैरोला और तीसरे सालीग्राम सिंह। ठीक है, ये जो कूली एजेंसी है इसे समाप्त कब किया गया? इसे समाप्त किया गया था 1923 में। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, कूली एजेंसी को, क्योंकि ये कूली बेगार प्रथा के लिए बनी थी। कूली बेगार प्रथा 1921 में खत्म हो गई। अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक रूप से कूली बेगार प्रथा को 1923 में खत्म किया गया, और इसी वर्ष कूली एजेंसी भी खत्म हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफी इंपॉर्टेंट किताब है उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा। इस किताब को लिखा है डॉक्टर शेखर पाठक ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर शेखर पाठक। इन्हीं की किताब है उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का
आज हमने यहाँ पर 87वां पार्ट कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव लगे होंगे, साथ में जो हमने एक्स्ट्रा फैक्टों को कवर किया, और आपका रिवीजन भी यहाँ पर जरूर हुआ होगा। टेस्ट भी आपका हुआ, रिवीजन भी आपका यहाँ पर हुआ, सारे फैक्ट आपको एक जगह पर मिले, जिससे आपको पढ़ने में कम समय का यहाँ पर समय लगेगा। जब भी आप इसको रिवीजन करने जाएंगे तो आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके साथ आपको सारी जानकारियां एक साथ मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कितना आपका स्कोर रहा वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।